हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है, सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर की, जहां से मैं कुछ साइंस के प्रश्न लेकर आई हूं, जिनको अगर आप लोग इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं तो आप जब एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को समझना और उसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आज का स्टार्ट करते हैं कि पहले प्रश्न में कहा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, यानी 6 to 8 के स्टूडेंट के का पेपर है ये, तो उन्हीं बच्चों के लिए बात की जा रही है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अति उपयुक्त रणनीति है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा पढ़ानी है और उसके लिए उपयुक्त रणनीति का कौन सी होगी ये बताना है। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अवधारणा की व्याख्या करना, रासायनिक समीकरणों को प्रतीकात्मक रूप में लिखना तथा विद्यार्थियों को अवलोकन करने के लिए कहना, रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करना तथा उदाहरण देना, या उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है। देखिए, जीवन से अगर जोड़ के पढ़ाते हैं तो ये आप लोग जानते होंगे कि वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त रणनीति होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको राइट आंसर यही है हमारा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा है जो सभी बाह्य निषेचनों को दर्शाते हैं? तो अगर इसमें से आप इस ग्रुप को देखिए अगर, तो मुर्गी, छिपकली, तितली, छिपकली, तितली, मेढक, तितली, मेढक, मछली, मेढक, मछली, स्टारफिश। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है, जिसमें कि मेढक है, ये भी बाह्य निषेचन करता है। स्टारफिश, मछली, ये सारे क्या हैं? बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं। तो ये ग्रुप जो है, ये समुच्चय जो है, सभी जो है बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए परीक्षण सामग्री पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। यहाँ पे यूनिट दी गई है, बल की इकाई जो मात्रक होता है वो क्या है? तो बल का मात्रक क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि बल का मात्रक क्या है, इसको हमको बताना है। तो ये यहाँ पे बहुत सारे दिए, जैसे जूल है, HCl, Ag, और ये एक साइन है, किस चीज़ का साइन है ये बताना है, कैलोरी, Fe, न्यूटन, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब ये जो चीज़ें दी गई हैं, यह उचित सिद्ध करने के लिए कि कौन सी लिए कि सामग्री जैसे तैसे बना दी गई है, इसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं दिया जा सकता है? कॉलम ए में किसी प्रविष्टि के लिए कॉलम बी में अधिकतम 2 युक्त प्रविष्टियां हैं। कॉलम ए और बी में असमान प्रविष्टियां हैं। मिलते हुए युग्मों का सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है। प्रविष्टियों के बीच में विसंगति है। तो देखिए, यहाँ पे जो दी गई है मैचिंग वगैरह जो सामने दिया गया है, उनमें जो है ना, ऊपर देख सकते हैं आप, ये जो दिया गया है आपको इधर कॉलम ए और कॉलम बी कंसीडर करना है। द टेस्ट आइटम्स गिवन बिलो एंड मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका देयर आर अनइक्वल एंट्रीज इन कॉलम ए एंड बी। सबके सामने तो सब नहीं दिया गया है, यूनिट ऑफ फोर्स जूल तो होता नहीं है, तो इस तरीके से अनइक्वल दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या आंसर करेंगे? कॉलम ए और बी में असमान प्रविष्टियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, हिंदी में देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन कहता है कि सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया जाता है तो परासरण के कारण फूल जाती है। आपने किशमिश का अगर प्रयोग किया है, कर सकते हैं, तो वो आप अगर पानी में छोड़ देंगे तो देखेंगे कि वो क्या हो जाती है, किशमिश फूल जाती है। इसका तर्क क्या है कि पादप कोशिकाओं में वर्णात्मक रूप से पारगम्य कोशिका झिल्ली होती है। रीज़न ये बताया गया है, कारण तर्क ये दिया गया है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो यही है कि दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि जो पूरी किशमिश होती है जब उसको जल में छोड़ दिया जाता है तो पादप कोशिकाओं में वर्णात्मक रूप से पारगम्य कोशिका झिल्ली होती है, जिसके कारण परासरण के कारण वो किशमिश फूल जाती है। तो ये तर्क सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा जो आर है वो तर्क की सही अभिकथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? तो यहाँ पे हमको बताना है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर हैं पर अभावजन्य रोग जो आपके डिफिशियंसी डिजीजेस होते हैं उनको इस विषय को प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी? क्या करना है? कई रणनीतियाँ दी हुई हैं। संतुलित आहार की परिभाषा प्रदान करें हम, तथा अभाव की अवधारणा को प्रस्तुत करना, या अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर के प्रदेशन की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करना, या मानव शरीर में विभिन्न पोषकों और जिन क्रियाओं का वे निष्पादन करते हैं उन्हें सूचीबद्ध करना, सामान्य मानव संबंधी रोगों पर परिचर्चा करना। तो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट होगा, सबसे उपयुक्त होगा, यही हमको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर यानी चिकित्सन के प्रदेशन की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करना, इट इज़ द सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, कथन की व्याख्या करता है? विषयविष्ट अनुभविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को आंकते हैं। विज्ञान संदेहवाद की बात की गई है यहाँ पे। विज्ञान प्रकृति में शुद्ध रूप से आज्ञात्मक है। वैज्ञानिक दूसरे अन्य वैज्ञानिकों के जांच परिणामों पर विश्वास नहीं करते हैं। वैज्ञानिक उन्मुक्त विचार वाले होते हैं तथा अपने विचारों को रूपांतरित करने के इच्छुक होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विषयनिष्ठ अनुभविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को आंकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्षैतिज मेज है पर पड़े हुए एक डिब्बे यानी बॉक्स का जो द्रव्यमान है वो 500 ग्राम है। उस पर लगने वाले बल के संबंध में कौन सा कथन सही है? उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। अधोमुखी दिशा में उस पर 5 न्यूटन का असंतुलित बल कार्य करता है। संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य करता है। ऊपरमुखी दिशा में उस पर 5 न्यूटन का असंतुलित बल कार्य करता है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहाँ पे संतुलित बलों का एक युग्म जो है उस पर कार्य करता है, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। x एक यंत्र है, यहाँ XYZ जो बताया गया है, तो x एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और यह y के सिद्धांत पर आधारित है। ये कौन सा यंत्र है पहले तो ये बताना है और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पहले ऑप्शन में दूरदर्शक यानी टेलीस्कोप दिया गया है और परावर्तन के सिद्धांत की बात की गई है। दूसरा है बहुरूपदर्शी अपवर्तन की बात की गई है। तीसरा है परिदर्शी परावर्तन की बात की गई है और चौथा है परिदर्शी प्रकीर्णन की बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर 3 जिसमें जो परिदर्शी है यानी पेरिस्कोप होता है, इसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और यह एक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 3 में x की जगह परिदर्शी आएगा और y की जगह आपका परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपको क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते हैं। x और y गाढ़े काले द्रव हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जाता है। x पेट्रोलियम से उत्पन्न है तथा y जो है वो कोयले से उत्पन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा x और y हो सकता है? तो x और y दोनों ही गाढ़े काले द्रव है। पहला ऑप्शन है बिटुमेन कोलतार, दूसरा ऑप्शन है कोलतार चारकोल, थर्ड है चारकोल बिटुमेन और फोर्थ कहता है कोलतार और बिटुमेन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिटुमेन और कोलतार इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो बिटुमेन और कोलतार गाढ़े द्रव, तो बिटुमेन और कोलतार ऐसे द्रव्य हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्वित करने के संबंध में वांछनीय नहीं है पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखना है हमको। और कक्षा में कार्यान्वित करने से पूर्व प्रदर्शन का अभ्यास करना, उस समय पूर्व ही उन अनुबंधों का पर बल देना जिनका निर्माण करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, प्रदर्शन को व्याख्याओं से संपूरक करना, परिचर्चा के साथ प्रदर्शन का अनुगमन करना। इन सभी में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 समय पूर्व ही उन अनुबंधों पर बल देना जिनका निर्माण करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खाद्य की अपेक्षा उर्वरक जो होते हैं वो पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। उर्वरक मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं। उर्वरकों से मृदा को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। उर्वरकों से मृदा में मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। यहाँ पे राइट आंसर की पहचान करनी है, तो जो सही कथन है वो हो जाएगा आपका खाद्य की अपेक्षा उर्वरक जो होते हैं पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही है। और क्वेश्चन नंबर, उस समुच्चय को ढूंढिए जो कि कॉलम ए में पादपों का उनके द्वारा प्रदर्शित अलैंगिक जनन की विधि के साथ सही प्रकार से सुमेल करता है। गुलाब, मुकुलन, यीस्ट, बीजाणु रचना, फर्न, खंडन, स्पाइरोगाइरा, परागण, कायिक प्रवर्धन। तो इसमें से हमको मैच करना है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको अगर गुलाब की बात करें हम, ठीक है, अगर हम गुलाब की बात करते हैं तो गुलाब जो है ये कायिक प्रवर्धन जो ऑप्शन है यहाँ पे, कायिक प्रवर्धन ऑप्शन वाला ए गुलाब से संबंधित है। तो ए का 5 यानी ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है। यीस्ट की बात करें, खमीर जो होता है, यीस्ट में क्या होता है भाई? तो आपका यीस्ट में जो होता है वो होता है मुकुलन। ठीक है, तो यहीं पे आपका आंसर दिख रहा है कि ये मैच होता जा रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फटाफट से इस पेपर को 90 क्वेश्चन हैं जो कि 6 क्वेश्चन और बचे हुए, तो उनको देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग जीवाणु द्वारा होते हैं? गेहूं में घुन लगना, गेहूं का किट, साइट्रस कैंकर, भिंडी की पीत, शिरा किरमिर। तो ए बी, केवल बी या बी सी और केवल सी। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी केवल बी यानी साइट्रस कैंकर जो होता है वो जीवाणु द्वारा होते हैं। क्वेश्चन नंबर, अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के बीच का अंतर जो कि 1/3 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़ने के द्वारा प्राप्त की जा सकती है वह है, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 8/9 ओम। उसके बाद
एक शिक्षिका अपने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को शरीर में गति पाठ पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रतिबिंब दिखाती है। जल यात्रा करती नाव, तैरती मछली और एक उड़ता हवाई जहाज। वह तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंबों की आकृति एवं गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहती है। उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित से किसको संभावित रूप से नियोजित किया जाएगा? वर्गीकरण, अवलोकन, आगमनात्मक तर्कशीलता या मापन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी अवलोकन और आगमनात्मक तर्कशीलता। ठीक है, तो एक इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88 कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सभी में बीज प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुंचाया, सहायता की सिवाय किसके? तो अति संकुलता की, सूर्य के प्रकाश, जल तथा खनिजों के प्रतिस्पर्धा टालने के, नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने के, नई किस्में उत्पन्न करने के। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी अति संकुलता। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे इनमें से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? यह कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है। इस पर पूर्ण प्रयोग के पश्चात ही पहुंचा गया। इससे परिशुद्ध गणित भाषा का प्रयोग करके सूत्रबद्ध किया गया है। इसे दीर्घ समय अवधि में विकसित किया गया है। कौन सा राइट आंसर होगा? तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला S1 कहता है रेयान एक संश्लिष्ट तंतु है। S2 रेयान को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया जाता है। दोनों सही है या S1 सही और S2 गलत है? S1 गलत है और S2 सही है। S1 S2 दोनों गलत है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आप इस क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू।